हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब लोग। आशा का सब बढ़िया होंगे एंड वेलकम टू माय चैनल। अगेन हम लोग इस चैप्टर को बाल को आगे बढ़ाएंगे, जिस चैप्टर का नाम है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। लास्ट लेक्चर में हमने सारे के सारे ब्लड कॉर्पसल्स यानी आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स के बारे में जान लिया था। आज हम लोग ब्लड वाले पूरे टॉपिक को खत्म कर देंगे इस लेक्चर के अंदर। तो क्या आप लोग रेडी हैं? आप लोग रेडी हो ना हो, लेकिन मैं रेडी हूं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट आज का हमारा चैप्टर। ठीक है, आज हम लोग जो पढ़ेंगे बाल को, वो सबसे पहले टॉपिक होगा कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। क्या पढ़ेंगे? कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। कोएगुलेशन का मतलब होता है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। कोएगुलेशन बोलूं या मैं बोलूं बाल को क्लॉटिंग, क्लॉटिंग ऐसे कर लेता हूं, ऐसे क्लॉटिंग। ठीक है, अब इसमें होता क्या समझना। व्हाट इज दिस? क्या है सर ये? होता क्या है सर? समझो मेरी बात। भाई आप लोगों को चोट लग गई। क्या लग गई? चोट लग गई। अब वो चोट लग गई तो क्या होगा? खून निकलता रहेगा, खून निकलता रहेगा, खून निकलता रहेगा। भाई इस खून निकलते रहने को रोकना भी तो है ना। तो जब इस खून निकलने वाले को रोकना है तो उसे बोलते बेटा, उसे रोकने को बोलते बेटा कोएगुलेशन ऑफ ब्लड या क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। हम लोग क्या करते हैं? एक क्लॉट बना देते हैं। हम लोग नहीं, हमारी बॉडी ऐसा करती है, एक क्लॉट बना देती है। उस क्लॉट के चक्कर में फिर हमारा आगे ब्लड लॉस नहीं होता और हमारा ब्लड लॉस होना रुक जाता है। क्या मेरी बात समझ की नहीं आई? और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट काम करती हैं बाल को हमारी प्लेटलेट्स। पढ़ा चुका हूं लेक्चर में, प्लेटलेट्स। ठीक है, जो कि कुछ सेल नहीं है, फ्रेगमेंट ऑफ सेल्स है। याद है? इरेगुलर शेप के होते हैं, स्टिकी होते हैं, डेलिकेट होते हैं, ये सब आपको मालूम है। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं कोएगुलेशन ऑफ ब्लड या फिर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, कि जब भी इंजरी होती है तो ब्लड कैसे रुकता है निकलने से। कुछ टाइम ब्लड निकलता है, फिर आप देखते हो ब्लड आना रुक जाता है, उसी को बोलते हैं कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। अब इस थ्योरी को समझाने के लिए एक साइंटिस्ट ने इस थ्योरी को नाम दिया। इस थ्योरी का नाम था बेटा कैस्केड थ्योरी। क्या नाम था? कैस्केड थ्योरी। तो इस थ्योरी को समझने के लिए हम लोग जो पढ़ते हैं उसे क्या बोलते हैं? कैस्केड थ्योरी पढ़ते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब यहां पे ब्लड को क्लॉट करवाने के लिए बाल को कुछ फैक्टर्स होते हैं जिन्हें बोलते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स। क्या बोलते हैं? क्लॉटिंग फैक्टर्स। ये क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से ब्लड हमारा क्या करता है? क्लॉट करता है। हमें कितने क्लॉटिंग फैक्टर्स पढ़ने हैं बाल को? 13। मतलब हमें नहीं पढ़ने, कुल मिला के 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। अपने को तो एक दो के बारे में ही जानना है बस, है ना। जब ये आप लोग एमबीबीएस करेंगे, फर्स्ट ईयर में जाएंगे, तो ये बड़ा टॉपिक होता है फिजियोलॉजी के अंदर, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। इसमें क्या होता है? एक इंट्रिंसिक क्लॉटिंग होती है, एक एक्सट्रिंसिक क्लॉटिंग होती है। बहुत डिफिकल्ट होता है इसका सारा स्टेप याद करना, ठीक है ना। बट यहां तो आपको इतना ऐसा पढ़ना नहीं है, यहां तो बहुत इजीली आपको पढ़ाऊंगा। इतना हाई लेवल आपको जानना ही नहीं है। क्या आप लोग रेडी हैं? चलिए यार स्टार्ट करते हैं इस कैस्केड थ्योरी को, इस क्लॉटिंग फैक्टर्स के मैकेनिज्म को, कि कैसे ये क्लॉटिंग फैक्टर्स हमारे ब्लड को जाके रोकती है और हमें जिंदगी देती है, हमें बचाती है। एक और बात बताओ, अगर ये क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं होते तो ये ब्लड कोएगुलेट नहीं करता या क्लॉट नहीं करता, तो ये ब्लड क्या करता? लॉस होता रहता। तो सवाल आता है कि क्लॉटिंग फैक्टर्स की कमी की वजह से क्या हो जाता है बाल को? ब्लीडिंग डिसऑर्डर होती है। क्या हो जाती है? ब्लीडिंग डिसऑर्डर। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बताऊं, एग्जांपल आपको 12वीं में पढ़ने को मिलेगा, जैसे कि हीमोफीलिया। हीमोफीलिया, इसके अंदर क्या होते हैं? क्लॉटिंग फैक्टर्स ही एब्सेंट हो जाते हैं। सारे नहीं होते। वो मैं आपको 12वीं में पढ़ाऊंगा कौन सा फैक्टर इसमें एब्सेंट होता है जिसकी वजह से बीमारी होती है हीमोफीलिया। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो भैया, लेट्स स्टार्ट द मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। क्या आप लोग रेडी हैं? चलो यहीं पे अगले स्लाइड पे मैं आपको बना के दिखाऊंगा। नेक्स्ट स्लाइड पे आपको मैं यहां पे लेके चलता हूं। देखो भैया, मान लो बेटा ये हमारी ब्लड वेसल है। ये हमारी क्या है? एक प्यारी सी सुंदर सी हमारी ये एक तरीके की ब्लड वेसल है। ये मैं आपको ब्लड वेसल बना के दिखा दी, ठीक है। अब ये ब्लड वेसल है, नॉर्मल इसके अंदर क्या बह रहा होगा भैया? ब्लड बह रहा होगा। इसके अंदर क्या बह रहा होगा? ब्लड बह रहा होगा। अब गलती से ना जाने कैसे आपको लग गई चोट। आपको क्या लग गई? चोट। अभी आपको चोट लग गई तो ये देखो, मैं आपको दिखाता हूं। यहां पे अगर आपको चोट लग गई तो आप ध्यान दीजिए कि कैसे आपको चोट, अरे 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 अरे, है ना। ये आपको तो चोट लग गई जिसकी वजह से क्या हुआ? यहां पे ब्लड वेसल क्या होगी? रप्चर कर गई। चलो कैपिलरी मान लो उसको, कैपिलरी क्या कर गई? रप्चर कर गई। अब जैसे ही रप्चर कर गई तो क्या हो रहा होगा बाल को? यहां से बहुत तेजी से खून बाहर आ रहा होगा। तेजी से खून क्या आ रहा होगा? बाहर आ रहा होगा। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो दिस इज अ ब्लीडिंग साइट। इसे क्या बोलते हैं? ब्लीडिंग साइट, है ना। अब इस ब्लीडिंग को रोकने के लिए सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले हमारी प्लेटलेट्स आती हैं, इरेगुलर शेप की क्या आती है? हमारी प्लेटलेट्स आती हैं। और ये प्लेटलेट्स क्या होती है? आपस में स्टिकी होती है। क्या होती है बेटा?
स्टिकी होती है और ये स्टिकीनेस की वजह से यहां पे ये क्लॉट बना लेती है। क्या बना लेती है? क्लॉट बना लेती है। इस क्लॉट को बोलते हैं बेटा टेम्परेरी क्लॉट। क्या बोलते हैं? टेम्परेरी क्लॉट। ये कुछ टाइम के लिए ब्लड तो रोक पाएगी लेकिन परमानेंट ब्लड को रोक नहीं पाएगी। टेम्परेरी क्लॉट है, कुछ टाइम में टूट के हट जाएगा। अरे मेरी बात समझ में है कि नहीं आई? तो ये कुछ टाइम के लिए एक तरीके का मैकेनिज्म है जिससे ब्लड की थोड़ी लॉस कम हो जाए। अरे बात समझ में है कि नहीं आई? तो ये एक तरीके का क्या है? टेम्परेरी क्लॉट है, जो कि किससे बन रहा होगा? बन रहा होगा हमारा एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स। जो भी प्लेटलेट्स थी उसका एग्रीगेशन की वजह से यहां पे एक क्लॉट बनता है जिसे बोलते हैं टेम्परेरी क्लॉट। मगर ये परमानेंट क्लॉट नहीं है, इससे परमानेंटली ब्लड लॉस रुकेगा नहीं, ये कुछ मात्रा में कम कर देगा ब्लीडिंग को। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं ब्लीडिंग हो रही है, क्योंकि रीजन क्या है? ये टेम्परेरी क्लॉट है, ये कभी भी उखड़ के बाहर निकल सकता है, फिर से ब्लीडिंग होगी। हमें उसी को तो रोकना है। अब बॉडी जब समझ जाती है, बॉडी ने एक हल्का सा टेम्परेरी क्लॉट बना दिया, बॉडी ने एक हल्का सा टेम्परेरी क्लॉट बना दिया। अब बॉडी को पता है कि मुझे पता लग चुका है कि ब्लीडिंग का प्रोसेस थोड़ा स्लो हो गया है। अब वो काम करती है अपनी परमानेंट क्लॉट बनाने के लिए। क्या काम करती है? परमानेंट क्लॉट बनाने के लिए। लेकिन बॉडी के लिए इतना इजीली नहीं है परमानेंट क्लॉट बनाना। रीजन क्या है? क्योंकि बॉडी के पास क्या है बेटा? ब्लड के पास बेटा हिपेरिन है। ब्लड के पास क्या है? एक नेचुरल एंटीकोएगुलेंट है। भैया ये नेचुरल क्या है? नेचुरल एंटीकोएगुलेंट है इनके पास। अरे बात समझ में नहीं है? ये वो है जो ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है। तो बॉडी को सबसे पहले तो इसको इनएक्टिवेट करना पड़ेगा। अरे क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोलो। बॉडी जब तक इसको इनएक्टिवेट नहीं करेगी तब तक तो कोई फायदा ही नहीं है। तो बॉडी सबसे पहले कहती है कि मैं इसको इनएक्टिवेट करती हूं। कैसे करती हूं अब समझना, कैसे करती हूं अब समझना। देखो भैया, मान लो चोट लगी। क्या लगी? चोट लगी। चोट लगी तो टिश्यू इंजरी हुआ होगा। अरे चोट लगी तो टिश्यू इंजरी हुआ होगा। चलो यहीं पे मैं आपको बता रहा हूं अगेन, एक तो टेम्परेरी क्लॉट बना दिया मैंने आप लोगों का, ठीक है। अगेन यहां समझो, मान लो यहां पे बेटा चोट लगी। क्या लगी? चोट लगी। चोट लगी तो क्या होगा? टेम्परेरी क्लॉट तो बन चुका है, टेम्परेरी क्लॉट तो बन चुका है। अब समझना मेरी बात, क्या हुआ यहां पे? क्या हुआ? ऑफ कोर्स सी बात है, टिश्यू इंजरी हुई होगी। अरे बोलो, सबसे पहले क्या हुआ होगा यहां पे? सबसे पहले यहां पे हुआ होगा टिश्यू इंजरी। अरे बोल दो, टिश्यू इंजरी हुई होगी। टिश्यू इंजरी के चक्कर में समझो मेरी बात, यहां पे फटाफट से क्या मांग रहे थे? प्लेटलेट्स भाग रहे होंगे, प्लेटलेट्स भाग रहे होंगे। तो प्लेटलेट्स बहुत डेलिकेट होते हैं। जब प्लेटलेट्स यहां पहुंच से इसके टकराते हैं ना, ऐसे करके यहां पे इसके एंड पे टकराते हैं तो प्लेटलेट्स टूट जाते हैं। प्लेटलेट्स क्या करते थे बेटा? टूट जाते हैं, क्योंकि प्लेटलेट्स क्या है? बहुत ही ज्यादा डेलिकेट है। अरे क्या है? बहुत ज्यादा डेलिकेट है। तो क्या होता है? टिश्यू इंजरी हुई, जिसकी वजह से क्या हुआ? प्लेटलेट्स इसके ऊपर टकराए। प्लेटलेट्स टकराए तो क्या हुआ होगा? कौन सी बात है? प्लेटलेट्स भी रप्चर हुई होंगी। अरे प्लेटलेट्स भी रप्चर हुई होंगी। अरे मेरी बात समझ में है कि नहीं? अब ये टिश्यू इंजरी और प्लेटलेट्स रप्चर की वजह से दोनों ही क्या करते हैं? रिलीज करते हैं बेटा, रिलीज करते हैं बेटा थ्रोम्बोप्लास्टिन। रिलीज करते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन, रिलीज थ्रोम्बोप्लास्टिन। अरे क्या मेरी बात समझ में है कि नहीं? भैया टिश्यू इंजरी हुआ और प्लेटलेट्स भी रप्चर हो गई। प्लेटलेट्स की रप्चर होगी, जहां पे टिश्यू इंजरी हुआ होगा वहां की तरफ ये भाग रही होंगी, तो प्लेटलेट टकराई होंगी तो ऑफ कोर्स ये पता है प्लेटलेट्स रप्चर हो गई होंगी, बिकॉज प्लेटलेट्स आर डेलिकेट। तो रिलीज हुआ बेटा थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या रिलीज हो गया? थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब मेरी बात समझना, अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है? अदर क्लॉटिंग फैक्टर के साथ रिएक्ट करता है। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन अदर क्लॉटिंग फैक्टर्स के साथ रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन। तो ये कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में होके ये क्या करता है? अदर क्लॉटिंग फैक्टर से रिएक्ट करता है और बना लेता है एक एंजाइम बेटा, जिसे बोलते हैं थ्रोम्बोकाइनेज। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? थ्रोम्बोकाइनेज। अब ये थ्रोम्बोकाइनेज भाई साहब का काम है, ये थ्रोम्बोकाइनेज जाके हिपेरिन को हिपेरिन को बाल को यहां से लेके जाता हूं, हिपेरिन को जाके क्या कर देते हैं बेटा? इनएक्टिवेट कर देते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? इसलिए थ्रोम्बोकाइनेज को हम लोग एंटी हिपेरिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटी हिपेरिन भी कहते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो थ्रोम्बोकाइनेज ने क्या किया? जाके हिपेरिन को इनएक्टिवेट कर दिया। बात समझना मेरी। अब क्या होता है समझना, अब ये थ्रोम्बोकाइनेज क्या करता है? समझो मेरी बात। हमारा लीवर जो होता है, लीवर, ये मैं आपको बना के दिखा रहा हूं यहां पे, क्यूट सा हमारा लीवर, ठीक है ना? ये हमारा क्या है? लीवर है। अब ये लीवर एक क्लॉटिंग फैक्टर रिलीज करता है। इस क्लॉटिंग फैक्टर का नाम है बेटा प्रोथ्रोम्बिन। क्या नाम है? प्रोथ्रोम्बिन।
अब नाम से पता लग रहा होगा आपको कि ये प्रोथ्रोम्बिन जो है ये भी एक तरीके का क्या है, इनएक्टिव है, क्योंकि आगे क्या लग गया, प्रो। किसी के आगे भी प्रो लग जाए या किसी के पीछे जन लग जाए, याद रखना, किसी के आगे प्रो लग जाए या किसी के पीछे जन लग जाए, जन, तो वो उसका मतलब क्या होता है, ये इनएक्टिव होता है। तो ये प्रोथ्रोम्बिन है, तो ये क्या होगा बालको, इनएक्टिव होगा। अब लीवर सिक्रीट करता है क्लॉटिंग फैक्टर जिसे बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिन। अब ये प्रोथ्रोम्बिन बनाने के लिए याद रखना बालको, विटामिन के इज वेरी नेसेसरी। विटामिन के की प्रेजेंस में ये प्रोथ्रोम्बिन बनता है। तो अगर आपकी बॉडी में विटामिन के की कमी हो जाए तो आपके अंदर प्रोथ्रोम्बिन बनना बंद हो जाएगा, और अगर प्रोथ्रोम्बिन बनना बंद हो जाएगा तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम चल रहा है, क्लोटिंग सिस्टम चल रहा है, ये आगे हो ही नहीं पाएगा, जिसकी वजह से आपको अगेन ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो सकती है, अगेन ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो सकती है। तो याद रखना बेटा, विटामिन के कमी से भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो जाती है। क्या मेरी बात समझ में आई? अब ये प्रोथ्रोम्बिन जो होता है इनएक्टिव होता है ना, ये थ्रोम्बोकाइनेज इसको बाल को एक्टिवेट करता है इन थ्रोम्बिन। अरे प्रो हटा दिया तो क्या बन गया, थ्रोम्बिन। अब मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना? अब ये समझो क्या होता है। अब एक और क्लॉटिंग फैक्टर होता है, तो सबसे बड़ा क्लॉटिंग फैक्टर है जिसे बोलते हैं फाइब्रिनोजन। क्या बोलते हैं, फाइब्रिन। अब देखो इसके पीछे जन लग गया ना, तो अगेन ये भी क्या होगा बाल को, इनएक्टिव। क्या होगा, इनएक्टिव होगा। ये कुछ नहीं है, ऐसे धागे नुमा ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, बस धागे नुमा स्ट्रक्चर, है ना? अब ये फाइब्रिनोजन को हमारा थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन को हमारा थ्रोम्बिन जो होता है ये इसको एक्टिव करता है, ये इसको क्या करता है, एक्टिव करता है और कन्वर्ट करता है फाइब्रिन में या फाइब्रिल्स में। अरे बात समझ में है कि नहीं, फाइब्रिन या फाइब्रिल, है ना? अब ये क्या होता है, जैसे जैसे ये नॉर्मल धागे नुमा स्ट्रक्चर थे ना, अब ये क्या होते हैं, ऐसे करके धागे नुमा थोड़े से क्या करते हैं, एक तरीके से नेटवर्क बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, एक मैश लाइक नेटवर्क स्ट्रक्चर बना लेते हैं। और ये मैश लाइक नेटवर्क स्ट्रक्चर क्या होता है, देखो यहां पे आके ऐसे करके जुड़ जाता है। अरे मेरी बात समझ में है कि नहीं, ऐसे करके क्या आ जाएगा, जुड़ जाएगा। अब देखो एक तरीके का नेटवर्क मैश लाइक स्ट्रक्चर बन गया कि नहीं बन गया? अरे बोलो, क्या अब यहां से ब्लड बाहर जाएगा? नहीं। अब इसके अंदर जो होते हैं हमारे ये फाइब्रिन्स के अंदर हमारे आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट जो पहले लॉस हो रहे थे वो इसी के अंदर अब क्या कर जाते हैं, ट्रैप कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं बेटा, ट्रैप कर जाते हैं। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? मेनली कौन ट्रैप कर जाता है, मेनली ट्रैप करता है इसके अंदर आरबीसीज। इसलिए जो क्लॉट बनता है ना वो रेडिश कलर का बनता है। अरे पहले ब्लड लॉस हो जा रहा था तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट तीनों लॉस हो रही थी। अभी जब ये ट्रैप बन गया तो ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स यहां पे इसके अंदर क्या हो जाएंगे, ट्रैप हो जाएंगे। और मेनली कौन ट्रैप होगा इसके अंदर, मेनली ट्रैप होगा बालको इसके अंदर क्या, जिसे बोलते हैं आरबीसी। इसलिए जो क्लॉट बनता है वो रेड कलर का होता है, क्योंकि आरबीसी सबसे ज्यादा ट्रैप होते हैं इसके अंदर। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोल दो, ठीक है ना? तो ये जो फाइबर है इसके अंदर, है ना, इसके अंदर कल को कोई इन्फेक्शन ना हो तो आपको इसके अंदर क्या देखने को मिलता है ये समझना। ये जो आपको जो परमानेंट क्लॉट बन गया, है ना, इस मैश लाइक स्ट्रक्चर के अंदर आपको मेनली क्या देखने को मिलता है, ये बात याद रखना। आपको इसके अंदर देखने को मिलते हैं ये जो क्लॉट बना है इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलते हैं, डेड डब्ल्यूबीसीज, डेड डब्ल्यूबीसीज। क्यों? क्योंकि यहां पे चोट लगी है, कहीं ना कहीं इन्फेक्शन हुआ होगा, डब्ल्यूबीसीज आए होंगे तो उन्होंने लड़ाई करी होगी, अगर लड़ाई करी होगी तो मरे भी होंगे कुछ ना कुछ। तो आपको डेड डब्ल्यूबीसीज देखने को मिलते हैं इस क्लॉट के अंदर। बात समझ में आई कि नहीं आई? प्लस कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे जो पैथोजन होंगे, जो इन्फेक्शन कर रहे होंगे। अरे बोलो, साथ में तो ये फाइब्रिन है ही है। अरे साथ में तो ये फाइब्रिन है ही है। तो ये सब मिला के बेटा, ये सब मिला के हमारा परमानेंट क्लॉट में देखने को मिलता है। परमानेंट क्लॉट में चीजें देखने को मिलती है। क्या मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब ये जो फाइब्रिन बन गया, ये जो क्लॉट बन गया, अब क्या होगा, इस क्लॉट के चक्कर में धीरे धीरे क्या होंगी, जो हमारी टिश्यू इंजरी है, टिश्यू के जो ऊपर जहां साइड में कोलेजन फाइबर्स होते हैं वो आपस में एक तरफ जाएंगे और क्या होगा, यहां पे अपना काम बन जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? यहां पे ब्लीडिंग साइड क्या हो जाएगी, क्लोज्ड हो जाएगी। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? दिस इज द कोएगुलेशन ऑफ ब्लड या ब्लड क्लॉटिंग, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड या फिर ब्लड क्लॉटिंग। ये मैं आपको एक बार एनसीईआरटी से भी रीड करा देता हूं अगर यहां पे प्रेजेंट होगा तो। देखो इधर पढ़ लो, when you cut finger or hurt yourself, your wound does not continue to bleed for long time। ज्यादा देर तक आपका कंटिन्यू ब्लड लॉस नहीं होता है। यूजली जो ब्लड होता है वो स्टॉप करता है आफ्टर सम टाइम, है ना? आपको पता है क्यों? क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर। ब्लड एक्सिबिट कोएगुलेशन और क्लॉटिंग इन रिस्पॉन्स टू एन इंजरी और ट्रॉमा। कभी भी चोट या कुछ लगेगी तो आपका ब्लड क्या करेगा, क्लॉटिंग दिखाएगा, है ना? ये मैकेनिज्म इसलिए होता है ताकि हम एक्सेसिव ब्लड लॉस रोक सके बॉडी से, है ना? आपने ऑब्जर्व किया होगा एक डार्क रेडिश ब्राउन स्कम आपने अपनी इंजरी के आसपास देखा होगा आफ्टर आवर पीरियड ऑफ टाइम, उसी को बोलते हैं बेटा क्लॉट, है ना? इट इज अ क्लॉट और कोएगुलम
फॉर्म बाय मेनली ऑफ नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स कॉल्ड फाइब्रिन्स। मैंने आपको बोला ये कैसे बनते हैं, नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स लाइक फाइब्रिन्स। अरे बोलो, फाइब्रिन्स मतलब वही फाइबर्स की बात कर रहा हूं जिसमें आपको डेड और डैमेज फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ ब्लड आर ट्रैप्ड, है ना। तो डेड या डैमेज फॉर्म मतलब वही उसकी बात कर रहा है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी की बात कर रहा है। अरे बात समझ आई कि नहीं आई? अब देखो इधर फाइब्रिन्स होते हैं वो कैसे बनते हैं बेटा, कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फाइब्रिनोजन इन द प्लाज्मा बाय द एंजाइम थ्रोम्बिन। मैं आपको पूरा मैकेनिज्म समझा चुका हूं, ठीक है ना। अब देखो थ्रोम्बिन जो होता है वो फॉर्म्ड होता है फ्रॉम अनदर इनएक्टिव सब्सटेंस जिसे बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिन। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? थ्रोम्बोकाइनेस के बारे में बताया मैंने आप लोगों को, सब कुछ बता दिया मैंने आपको। पता है ये एंजाइम लिंक्ड प्रोसेस है, एंजाइम्स में इसमें काम आ रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं बेटा कैस्केड प्रोसेस या कैस्केड थ्योरी। इसमें बहुत सारे आपके फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे, इन्वॉल्विंग अ नंबर ऑफ फैक्टर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा, जो कि बेटा इनएक्टिव स्टेट में होते हैं, है ना। तो इधर देखो जैसी इंजरी या ट्रॉमा होते हैं ये प्लेटलेट्स को स्टिमुलेट करते हैं ताकि क्या कर सके, सर्टेन फैक्टर्स रिलीज कर सके, ताकि क्या हो सके बेटा, कोएगुलेशन हो सके। अरे बोलो, सर्टेन फैक्टर्स जो होते हैं रिलीज करते हैं टिश्यूज की से भी रिलीज होते हैं, या मैं आपको बता चुका हूं बेटा थ्रोम्बोप्लास्टिन। अगली बात बेटा कैल्शियम आयन भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। तो अगेन कैल्शियम आयन की कमी की वजह से भी क्या हो जाता है बेटा, ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो जाती है। क्या मेरी बातें तुम लोगों को क्लियर होगी सारी? क्या मेरी बातें क्लियर हो गई? आई थिंक आपको इससे बेहतर समझाना मेरे बस की तो नहीं, ठीक है। आप लोगों को भी आई थिंक सारी बातें समझ में आ गई होंगी। लेट्स टॉपिक बेटा स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसे बोलते हैं ब्लड ग्रुपिंग। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का जिसे बोलते हैं ब्लड ग्रुपिंग। ब्लड ग्रुपिंग, ब्लड ग्रुपिंग। अरे बोलो, ठीक है। तो फादर ऑफ ब्लड ग्रुपिंग, अरे ब्लड ग्रुपिंग आपको पता है, आपको बचपन से पता है 4 तरीके के ब्लड ग्रुप होते हैं, है ना। एक होता है ए ब्लड ग्रुप, एक होता है ए बी ब्लड ग्रुप, सॉरी ऐसे नहीं, पहले ए ब्लड ग्रुप, फिर होता है बालको बी ब्लड ग्रुप, फिर होता है सी, फिर डी, ऐसा नहीं, ए बी एंड ओ, ये 4 तो ब्लड ग्रुप आप लोग पढ़ते हैं, है ना। तो आप लोगों को जो ब्लड ग्रुपिंग पढ़नी है अपने सिलेबस के हिसाब से, वो आपको 2 तरीके की ब्लड ग्रुपिंग पढ़नी है। एक होता है बेटा एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, और दूसरा जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है आरएच ग्रुपिंग। क्या पढ़ना है? आरएच ग्रुपिंग। आपको 2 तरीके की ब्लड ग्रुपिंग पढ़नी है, एक है एबीओ और एक है आरएच। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो फादर ऑफ ब्लड ग्रुपिंग या फादर ऑफ एबीओ या आरएच वाला भी बात करूं तो फादर ऑफ ब्लड ग्रुपिंग कौन है? हमारे फादर, जिन्होंने ये सब कुछ समझाया हम लोगों को, उन्हें बोलते हैं बेटा कार्ल लैंडस्टेनर। कार्ल लैंडस्टेनर, इन्होंने बहुत पढ़ाई करी तब जाके ये समझे कि ब्लड ग्रुपिंग होती क्या है। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? ब्लड ग्रुपिंग होती क्या है, इन्होंने बहुत मेहनत करी, बहुत पढ़ाई करी, तब जाके ये बता पाए कि ये ब्लड ग्रुपिंग एक्चुअल में मतलब क्या होता है। अब ब्लड ग्रुपिंग समझने से पहले मैं आपको 2 चीजें समझाऊंगा। एक का मतलब होता है बेटा एंटीजन, एक का मतलब होता है एंटीजन, और एक का मतलब होता है बेटा एंटीबॉडी। एंटीबॉडी, ये 2 मतलब मैं आपको समझाने जा रहा हूं, बहुत अच्छे से समझाऊंगा, समझना मेरी बात भाई। किसी भी सेल के ऊपर एक पहचान होती है कि वो अपनी बॉडी का सेल है कि पराई बॉडी का सेल है। याद रखना मेरी बात, अगर मैं अपनी बॉडी के सेल्स लूं तो उनके सरफेस पे एक मार्क होगा कि वो मेरी बॉडी का सेल है, वो दूसरे की बॉडी का सेल नहीं है। सेम चीज जब मैं आपकी बॉडी से सेल निकालूंगा तो उसकी बॉडी पे आपकी बॉडी पे एक सेल के सरफेस पे एक मार्क होगा जो पहचान दिलाएगा कि वो आपकी बॉडी का सेल है। सोचो क्या तरीका भगवान ने बना रखा है आपका और अपना पहचानने के लिए। सेम चीज जब ब्लड ग्रुपिंग करते हैं तो हम लोग यही मार्किंग ढूंढते हैं कि किसका सेम आ रहा है, किसका अलग आ रहा है। अब समझना मेरी बात, आरबीसीज के ऊपर क्या होती है बेटा, मार्किंग्स होती हैं। आरबीसीज के ऊपर क्या होती है, मार्किंग्स होती है। कौन किस चीज का, कौन किसके ऊपर ऐसे नॉर्मल समझना, आरबीसीज के ऊपर भी बेटा मार्किंग्स होती है कि कौन अपना कौन पराया। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो मैं बताऊं, आरबीसीज के पास केवल 2 तरीके की ही मार्किंग हो सकती है, केवल 2 तरीके की ही मार्किंग हो सकती है, या तो ए होगी या तो बी होगी, है ना। और उस मार्किंग को बेटा कहते हैं हम लोग एंटीजन। क्या बोलते हैं? एंटीजन। अरे क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब मेरी बात समझना, इधर देखो। अब इसको मैं आपको और अच्छे तरीके से समझाता हूं, समझना मेरी बात। देखो भैया, यहां पे मैं आपको बता रहा हूं, जैसे मान लो ये एक आरबीसी है, ये क्या है बालको? एक आरबीसी है। इस आरबीसी के सरफेस के ऊपर मान लेते हैं मार्किंग है ए की। एंटीजन क्या है? ए का।
अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये एंटीजन है इसके पास ए का, ठीक है, इसलिए ये आरबीसी कैसे होगी? ए ब्लड ग्रुप। कैसा हो गया बेटा? ए ब्लड ग्रुप हो गया, ए ब्लड ग्रुप। अरे क्या मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही तुम लोगों को? एंटीजन प्रेजेंट होते हैं बालको, एंटीजन प्रेजेंट होते हैं बालको। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? सेम चीज ये हो गया बेटा ए ब्लड ग्रुप का, ठीक है। अब सेम चीज इधर देखो, अब मान लो इसके सरफेस पे अब की बार एंटीजन ए नहीं है, मार्किंग सिर्फ ए की नहीं है, अब इसके पास ए की भी है, सॉरी इसके पास अब की बार क्या है? बी की है। किसकी है? बी की है। तो अब की बार ये ब्लड ग्रुप कैसा हो गया? इसका ब्लड ग्रुप हो गया बेटा बी ब्लड ग्रुप। क्या हो गया? बी ब्लड ग्रुप। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब इधर देखो, मैंने क्या बोला? मैक्सिमम 2 मार्किंग हो सकती है। मैक्सिमम क्या हो सकती है? 2 मार्किंग हो सकती है। अब अगेन एक और आरबीसी बनाया, इसके पास ए वाली मार्किंग भी है यानी, और बी वाली भी, मतलब इस पर दोनों एंटीजन है, ए एंटीजन भी है और बी एंटीजन भी है। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इसके लिए क्या बोलते हैं? इसमें क्या होता है बालको, इधर देखो, यहां पे जो ब्लड ग्रुप हो गया वो कैसा हो गया? ए बी ब्लड ग्रुप हो गया, ठीक है। अब कुछ ऐसा आरबीसी है जिसके सरफेस पे कोई एंटीजन प्रेजेंट ही नहीं है, कोई एंटीजन प्रेजेंट ही नहीं है। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? नो एंटीजन प्रेजेंट, तो इसको बोलते हैं बेटा जीरो ब्लड ग्रुप या ओ ब्लड ग्रुप। अरे जीरो ब्लड ग्रुप या मैं बोलूं ओ ब्लड ग्रुप, क्योंकि इसके पास क्या है बेटा? एंटीजन प्रेजेंट ही नहीं है, एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं? अब मेरी बात और समझना, वैसे तो एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बनती है। अरे एंटीजन के खिलाफ क्या बनती है? एंटीबॉडी बनती है। लेकिन ब्लड ग्रुपिंग के अंदर जिस टाइप का एंटीजन होता है उसके अपोजिट वाले के खिलाफ एंटीबॉडी बनती है। उसके क्या बनती है? अपोजिट वाले के खिलाफ एंटीबॉडी बनती है। आरबीसीज में कुछ अलग सिस्टम चलता है, मतलब ब्लड के अंदर कुछ अलग सिस्टम चलता है। अरे मेरी ब्लड ग्रुपिंग के अंदर कुछ अलग सिस्टम चलता है। अरे क्या मेरी बात समझ में है कि नहीं? वैसे तो एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बननी चाहिए, एंटीबॉडी वो है जो एंटीजन को जाके मार देगी। लेकिन ब्लड ग्रुपिंग के अंदर एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बनता, दूसरा जो एंटीजन है उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनता है। मान लो मैंने आपको बताया 2 ही एंटीजन हो सकते हैं, तो ए या तो बी। अब आरबीसीज के पास कौन सा एंटीजन है? एंटीजन ए। अरे बात समझ में कि नहीं? तो इसका अपोजिट वाला कौन सा है? बी। उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनेगी, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनेगी। तो उसके इसके पास एंटीबॉडी कौन सी होगी बेटा? एंटी-बी। क्या होगी? एंटी-बी। ऐसा समझ लो, क्यों समझ लो, हमारा मान लो मेरा ब्लड ग्रुप ए है, मेरा ब्लड ग्रुप क्या है? ए है। ए है मतलब उस पे क्या है? एंटीजन क्या है? ए है। मतलब मेरा बॉडी ए को पहचानता है, क्या बी को पहचानता है क्या? अरे बी को नहीं पहचानता, तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना के रखेगा, इसे बोलते हैं एंटी-बी। अब मान लो मेरा ब्लड ग्रुप बी है, मेरा ब्लड ग्रुप क्या है? बी है। तो मेरा बॉडी बी एंटीजन को पहचानता है, मेरा बॉडी बी एंटीजन को पहचानता है। क्या मेरा बॉडी ए को पहचानता है क्या? नहीं पहचानता ना। तो सीधी बात है, इसके पास क्या होगा? एंटीबॉडी कौन सी होगी बेटा? एंटी ए। अरे क्या मेरी बात समझ में है कि नहीं? अब मान लो मेरा ब्लड ग्रुप ए बी है, मेरा ब्लड ग्रुप क्या है? ए बी है। अब मेरा बॉडी ए एंटीजन को पहचानता है और बी को भी पहचानता है। अरे ए को भी पहचानता है और बी को भी पहचानता है, तो दोनों के लिए एंटीबॉडी क्यों बनाएगा? अरे बात समझ में है कि नहीं? तो यहां पे बेटा कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, ना एंटी ए ना एंटी बी। अरे क्या मेरी बात समझ में है कि नहीं? दूसरी बात, अब मान लो मेरा ब्लड ग्रुप ओ है, ओ है मतलब एंटीजन है ही नहीं, ना ए है ना बी है, तो मैं दोनों को ही नहीं पहचानता हूं। और अभी मैं दोनों को ही नहीं पहचानता हूं, तो मेरे पास दोनों के खिलाफ क्या होंगे बेटा? हथियार होंगे, एंटी ए भी होगा और बेटा एंटी बी भी होगा। अरे क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? एंटी ए भी होगा और एंटी बी भी होगा। मेरी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? बाल को याद होना चाहिए, बाल को, है ना। और ये एंटीबॉडीज कहां बनती है? ये एंटीबॉडीज बनती है बेटा प्लाज्मा के अंदर। एंटीबॉडीज कहां बनती है बाल को? प्लाज्मा के अंदर बनती है। अरे क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब एंटीजन को बोलते हैं बेटा, इसका दूसरा नाम होता है ए ग्लूटिनोजन, ए ग्लूटिनोजन। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? एंटीबॉडी को बोलते हैं हम लोग, एंटीबॉडी को बोलते हैं ए ग्लूटिनिन, ए ग्लूटिनिन बोलते हैं। और जब ये दोनों मिसमैच करेंगे, दोनों क्या करेंगे? दोनों के बीच में जब रिएक्शन होगी, एक तरीके से समझ लो रिएक्शन होगी, उस रिएक्शन को बोलते हैं बाल को ए ग्लूटिनेशन। रिएक्शन बिटवीन एंटीजन एंटीबॉडी इज नोन एज ए ग्लूटिनेशन। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? इसका मतलब क्या है? रिएक्शन बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडी। अरे क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं? अरे हर एक सेल के ऊपर अपनी एक मार्किंग होती है जिसे एंटीजन बोलते हैं, जिससे आपको पहचान मिलती है। जैसे अपने इंडिया में रहने के लिए अपना पहचान क्या है? आधार कार्ड। और सबका आधार कार्ड देखो अलग अलग है। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? मेरी आधार मेरा पहचान, मेरा एंटीजन मेरा पहचान। अगर मेरा ए है, एंटीजन ए है आरबीसी सरफेस पे, तो मैं ए ब्लड ग्रुप का हूं। लेकिन मेरी बॉडी ए के खिलाफ एंटीबॉडी क्यों बनाएगी भैया? अरे एंटीबॉडी का काम है एंटीजन को जाके मार देना, एंटीबॉडी का काम है एंटीजन को जाके मार देना।
कल को मेरे बॉडी के अंदर मेरा ए ब्लड ग्रुप है और मेरी बॉडी एंटीबॉडी ए ही बना दे तो वो तो ए को जाके मार देगी। तो इसलिए ब्लड ग्रुपिंग के अंदर जो एंटीबॉडी बनती है अपने खिलाफ नहीं बनती, दूसरों के खिलाफ बनती है। तो दो ही तो एंटीजन है, या तो ए होगा या तो बी होगा। तो अगर ए एंटीजन अपने अंदर है तो एंटीबॉडी बी की बनेगी, बी है तो ए की बनेगी, दोनों ए बी दोनों है तो चाहिए ही क्यों? अरे बात समझ में आई, दोनों को पहचानते चाहिए ही क्यों? और अगर ओ है, जब एंटीजन ही नहीं है तो दोनों के खिलाफ एंटीबॉडी बन जाती है। क्या मेरी बात क्लियर हुई? अरे क्या मेरी बात क्लियर हुई? तो जब भी जब अब क्या होता है समझो। अब मान लो अपन लोग क्या करते हैं, ब्लड ट्रांसफर करते हैं। ब्लड क्या करते हैं? ट्रांसफर। अरे बोलते ना खून चढ़ाना पड़ेगा, खून की कमी है, खून चढ़ाना पड़ेगा, खून की कमी है। तो हम लोग क्या करते हैं, ब्लड को मैच करते हैं। क्या करते हैं? ब्लड को मैच करते हैं। जब भी ब्लड को मैच करते हैं और गलती से क्या हो गया, मान लो ब्लड को मिसमैच कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ब्लड को मिसमैचिंग ऑफ ब्लड होगी, मिसमैचिंग ऑफ ब्लड। अरे ऐसा ही नहीं कि हम किसी का खून भी निकाल के किसी में डाल सकते हैं भैया, एंटीजन एंटीबॉडी देखनी पड़ती है। क्या देखनी पड़ती है? एंटीजन एंटीबॉडी देखनी पड़ती है। चलो मान लेते हैं एग्जांपल। अब देखो, मान लो एक इंसान है, मान लो यहां पे ये क्या है, एक इंसान है, इसका ब्लड ग्रुप क्या है? ए ब्लड ग्रुप का है। अगर ए ब्लड ग्रुप का है, ए ब्लड ग्रुप है इसका, ए ब्लड ग्रुप, अगर इसका ए ब्लड ग्रुप है और उसको खून चाहिए, इसको क्या चाहिए? खून की कमी है इसके अंदर, इसको खून देना है मेरे को। अब मान लो इसके अंदर ए ब्लड ग्रुप है, अभी ए ब्लड ग्रुप है तो कौन सी बात है, इस पे एंटीजन क्या हुआ? एंटीजन हुआ ए, लेकिन एंटीबॉडी किसकी हुई? एंटीबॉडी इसके खिलाफ, किसके खिलाफ? बी के खिलाफ है। अब मान लेते हैं ये सुंदर कन्या इसको बोलती है कोई बात नहीं मेरा खून ले ले। ये सुंदर कन्या इसको बोलती है कि मेरा खून ले ले, लेकिन ये ब्लड ग्रुप कैसा था इसका? बी ब्लड ग्रुप था। क्या था? अरे बी ब्लड ग्रुप था, बी ब्लड ग्रुप था। इसका मतलब इस पे एंटीजन क्या है? एंटीजन है बी का। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? और एंटीबॉडी किसके खिलाफ है? एंटीबॉडी इसके खिलाफ, एंटी ए के खिलाफ। अब समझो मेरी बात, जब ये सुंदर कन्या जाके इसको ब्लड देगी, जब ये सुंदर कन्या जाके इसको क्या देगी? ब्लड देगी। जैसे इसके अंदर ब्लड जाएगा तो ब्लड के ऊपर, आरबीसी के ऊपर पहचान क्या है? आरबीसी के ऊपर पहचान है कि मैं बी हूं। आरबीसी के ऊपर पहचान क्या है? बी हूं। अरे मेरी बात समझ में आएगी नहीं? और बी इसके लिए क्या हुआ? इसके लिए फॉरेन पार्टिकल हुआ। अरे बी इसके लिए क्या हुआ बेटा? फॉरेन हुआ। अरे इसको सिर्फ क्या चाहिए? ऐसा ब्लड ग्रुप चाहिए जिसका एंटीजन क्या हो? ए हो। इसका ब्लड क्या चाहिए? एंटीजन क्या हो? ए हो, क्योंकि इसके पास एंटीबॉडी ए के खिलाफ नहीं है, बी के खिलाफ है। अगर अब इस लड़की ने इसको ब्लड दे दिया बी वाला, अरे क्या मेरी बात समझ में नहीं? बी वाला ब्लड ग्रुप दे दिया। अब जैसी बी वाला ब्लड ग्रुप देगी तो बॉडी को क्या मिल जाएगा? सरफेस मिल जाएगा बी वाला, अरे एंटीजन मिल जाएगा बी वाला। और हमारे पास है क्या पहले से? इस लड़के के पास पहले से एंटीबॉडी भी है, पहले से क्या है? एंटीबॉडी भी है। तो ये एंटीजन, इसका एंटीजन बी वाला और इसकी एंटीबॉडी बी, बेटा एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी। इसी को मैंने आपको बताया क्या बोलते हैं बेटा? ए ग्लूटिनेशन। ए ग्लूटिनेशन रिएक्शन होगा, ए ग्लूटिनेशन रिएक्शन होगा, जिसकी वजह से क्या होगा बेटा? क्लंपिंग ऑफ आरबीसीज। अरे क्या होंगी? क्लंपिंग ऑफ आरबीसीज। क्लंपिंग मतलब एक तरीके से क्लॉट बन जाना। अरे क्लॉट बन जाएगा आरबीसीज का, और क्लॉट जानलेवा होता है। क्लॉट क्या होता है? जानलेवा होता है। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ऐसे मिसमैचिंग ऑफ ब्लड में एक ग्लूटिनेशन रिएक्शन हो जाती है। अरे मिसमैचिंग ऑफ ब्लड में ऐसे काम हो जाता है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाती है। क्या मेरी बात क्लियर हुई? क्या मेरी बात क्लियर हुई? एक बार इसको एनसीईआरटी से भी रीड कर लेते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए बातें। इधर देखो, ए बी, आपको दो ही पढ़ना है, ए बी और आर एच। बहुत तरीके के होते हैं ब्लड ग्रुपिंग, लेकिन अपने को क्या पढ़ना है? एबीओ एंड आरएच पढ़ना है, जो कि पूरे वर्ल्ड में फेमस है। तो एबीओ इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टू सरफेस एंटीजन, है ना? दो सरफेस एंटीजन, एंटीजन होगा तो ही एंटीबॉडी बनेगी। एंटीबॉडी, एंटीजन, एंटीबॉडी तरीके का इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स है। क्या है बेटा? इम्यून सिस्टम का। तो ये केमिकल्स हैं जो इंड्यूस करते हैं बेटा इम्यून रिस्पॉन्स को ऑन द आरबीसीज, नेमली ए एंड बी। अरे बात समझ में कि नहीं आई? सिमिलरली द प्लाज्मा ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल सर्टेन टू नेचुरल एंटीबॉडीज, है ना, प्रोटीन प्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन। अब देखो हमारे अंदर नेचुरली प्रेजेंट एंटीबॉडीज, अरे ए अगर ब्लड ग्रुप है तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी बी नेचुरली प्रेजेंट है, भगवान ने पहले डाल के भेजा है। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? तो आपको चार है, ए बी एंड ओ। अब आपको मेनली क्या पढ़ना है? टेबल पढ़ना है। क्या पढ़ना है? टेबल पढ़ना है। इधर देखो, मान लो ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन क्या होगा? ए। इसके खिलाफ एंटीबॉडी क्या होगी प्लाज्मा के अंदर? बी वाली। सेम चीज बी, तो इसका एंटीजन क्या होगा? बी। इसके खिलाफ कौन सी होगी? एंटी ए। अब देखो मान लो ब्लड ग्रुप क्या है? ए बी। इसका मतलब दोनों सरफेस, एंटीजन दोनों सरफेस है, ए भी है और बी भी है। अगर दोनों को पहचानता है तो एंटीबॉडी किसके खिलाफ बनाऊं? किसके खिलाफ नहीं बनाऊंगा? ए नील। अरे बात समझ में आई कि नहीं? अब देखो ओ, अब ओ की बात करूं तो ओ के पास क्या है? कोई एंटीजन है ही नहीं, कोई एंटीजन है ही नहीं। अभी कोई एंटीजन नहीं है तो क्या होगा? लेकिन इसके पास एंटीबॉडी दोनों के लिए, एंटीबॉडी क्या है? दोनों के लिए। अब मेरी बात समझना भैया, नॉर्मल सी बात समझना,
ओ वाला जो ब्लड ग्रुप होता है उस पे कोई भी एंटीजन नहीं है, याद रखना, ओ वाला ब्लड ग्रुप पे कोई भी एंटीजन नहीं है। अब अगर मैं ओ वाला ब्लड ग्रुप किसी को भी ब्लड दे, उसके पास एंटीजन तो है ही नहीं, उसके पास क्या है, एंटीजन तो है ही नहीं, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनेगी ही नहीं, या उसके खिलाफ एंटीबॉडी रिएक्ट करेगी ही नहीं। अरे बात समझ में है कि नहीं? इसलिए ओ ब्लड ग्रुप वाला किसी के पास, उसके पास कोई एंटीजन है ही नहीं, इसलिए बेटा वो यूनिवर्सल डोनर है। वो क्या है? अरे वो किसी को भी ब्लड दे सकता है, किसी को भी ब्लड दे सकता है, लेकिन याद रखना ओ वाला सिर्फ ले ओ वाले से सकता है, ओ वाला सिर्फ ले ओ वाले से ही सकता है। क्यों? क्योंकि अगर ओ वाला गलती से ए से ले लेगा तो उसके पास देख बेटा एंटी ए भी प्रेजेंट है, ओ वाला अगर बी से ले लेगा तो देख बेटा एंटी बी भी प्रेजेंट है, ए बी से ले लेगा तो देख एंटी ए एंटी बी दोनों प्रेजेंट है। अरे बात समझ में है कि नहीं? इसलिए ओ वाले पे कोई एंटीजन नहीं है, ओ वाला दे सबको सकता है, दे सबको दे सकता है, अरे ब्लड दे सबको सकता है, लेकिन ले सिर्फ ओ से सकता है, ये बात याद रखना। अरे मेरी बात समझ में है कि नहीं आई? इसलिए ओ वाले को बेटा हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। अरे क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? सेम चीज ए बी वाला ग्रुप, ए बी वाला ब्लड जिसका है ब्लड ग्रुप है वो ले सबसे सकता है। अरे क्या बोला मैंने? वो ले तो सबसे सकता है, इसलिए इसको बोलते हैं बेटा यूनिवर्सल रेसिपिएंट। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल रेसिपिएंट बोलते हैं। अरे ये सबसे ले सकता है। रीजन क्या है देखना, रीजन बस यही है कि इसके पास क्या है, कोई एंटीबॉडी नहीं है, इसके पास क्या है, कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, इसलिए ये किसी से भी ब्लड ले सकता। अरे मेरी बात समझ में है कि नहीं? अब देखो ए वाला ब्लड ग्रुप किस किस को दे सकता, ए वाला ब्लड ग्रुप किस किस से ले सकता है? अरे भैया या तो ए से ही लेगा या फिर ओ से। क्यों ओ से? क्योंकि इसमें कोई एंटीजन है ही नहीं। अरे ओ वाला यूनिवर्सल डोनर है, सबको दे सकता है। अरे ए वाला यूनिवर्सल डोनर है, सबको दे सकता है। अब देख बी वाला ब्लड ग्रुप या तो बी से ही लेगा या फिर किससे लेगा, ओ से। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? सेम चीज ए बी वाला ब्लड ग्रुप, ए बी वाला ब्लड ग्रुप किसी से भी दे सकता है। देख इधर, अरे ए बी से भी ले सकता है, ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ओ से भी ले सकता है, अरे किसी से भी ले सकता है, इसलिए क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रेसिपिएंट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पास किसी के खिलाफ भी क्या है, एंटीबॉडी नहीं है। अरे एंटीबॉडी नहीं है तो एंटीजन क्या कर लेगा? अरे एंटीबॉडी ही नहीं है तो एंटीजन क्या कर लेगा? अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? सेम चीज अगर देख लो ओ ब्लड ग्रुप के पास दोनों तरीके की एंटीबॉडी है। ओ ब्लड ग्रुप के पास क्या है, एंटी ए भी है और एंटी बी भी है, इसलिए ये सिर्फ किससे ले सकता है, बाल को ओ से ही ले सकता है। अरे ओ से ही ले सकता है। और मेरी बात समझो, ये ब्लड ग्रुपिंग में जो एंटी ए एंटी बी ये जो प्रेजेंट है ना, ये स्टार्टिंग से नेचुरली प्रेजेंट है, ये नेचुरली प्रेजेंट है भैया। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये पैराग्राफ मैंने आपको समझा दिया और ये टेबल भी मैंने आपको यहां पे समझा दिया। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेटा आरएच ग्रुपिंग। क्या पढ़ने जा रहे हैं? आरएच ग्रुपिंग, जो आज का बेटा आखिरी टॉपिक होगा। आरएच ग्रुपिंग हमने एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सीख लिया, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सीख लिया। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेटा आरएच ग्रुपिंग, आरएच ग्रुपिंग। अब देखो बेटा कुछ नहीं, आरबीसीज के सरफेस के ऊपर, आरबीसीज के सरफेस के ऊपर अगर ए एंटीजन प्रेजेंट है, ए एंटीजन प्रेजेंट है तो मैं इसको क्या बोलता था, ए ब्लड ग्रुप। अगर बी है तो बी ब्लड ग्रुप। सेम चीज अगर आरबीसी के सरफेस के ऊपर आरएच एंटीजन प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, आरएच एंटीजन प्रेजेंट है, तो उनको हम लोग बोलते हैं बेटा आरएच पॉजिटिव। क्या बोलते हैं? आरएच पॉजिटिव। और अगर आरबीसी के सरफेस के ऊपर आरएच एंटीजन नहीं है तो उनको बोलते हैं बेटा आरएच नेगेटिव। अब देखो मान लो किसी आरबीसी के ऊपर ए ब्लड ग्रुप भी है और ए एंटीजन भी है और आरएच एंटीजन भी है, तो ऐसे को हम लोग क्या बोल लेंगे, ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है। क्या है बाल को? ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है। अरे पॉजिटिव, ठीक है ना। अब मान लो किसी आरबीसी के पास ए एंटीजन तो है लेकिन आरएच एंटीजन नहीं है, तो ऐसे का ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए नेगेटिव। अभी समझ में आ रहा है ए पॉजिटिव ए नेगेटिव कैसे पता लगाते हैं? ये एंटीजन के ऊपर पता लगाते हैं। कौन सा एंटीजन? आरएच एंटीजन। तो ये आरएच एंटीजन जो है ये पहली बार किसमें देखा गया था, रीजस मंकी के अंदर इसकी स्टडी की गई थी। अरे रीजस मंकी के अंदर इसकी स्टडी की गई थी, इसलिए इसको बोलते हैं आरएच ग्रुपिंग। क्या बोलते हैं? आरएच ग्रुपिंग। अरे क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब समझो, इधर समझो, मान लो बाल को ये आरबीसी है, ये क्या है, एक इधर देखो ये एक आरबीसी है। अरे बात समझ में, इस आरबीसी के ऊपर अगर आरएच एंटीजन प्रेजेंट है, अगर एंटीजन प्रेजेंट है कौन सा, आरएच वाला, तो बेटा आरएच पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आरएच पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब इसके पास एंटीजन है तो ऑफकोर्स सी बात है इसी के अंदर इसके खिलाफ एंटीबॉडी नहीं होती। अरे आरएच पॉजिटिव के अंदर अगर आरएच के खिलाफ ही एंटीबॉडी होगी तो ये एंटीबॉडी तो एंटीजन को मार देगा। अरे बात समझ में आई कि नहीं है? इसलिए जो आरएच एंटीजन लेके बैठा है
उसके अंदर एंटीबॉडी नहीं होती। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं? अब समझो, अगर मैं बोलूं RH नेगेटिव, अगर मैं बोलूं क्या, अगर ये एक हमारा आरबीसी का सरफेस है और इसके ऊपर RH एंटीजन है ही नहीं, अरे एंटीजन क्या है बेटा? एब्सेंट है, मतलब RH क्या हो गया? ये नेगेटिव हो गया। RH क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। तो इसके अंदर भी बेटा एंटीबॉडी बचपन से ही नहीं है, नेचुरली प्रेजेंट नहीं है। अरे मेरी बात समझ में है कि नहीं? इसके अंदर एंटीबॉडी बनेगी। कब बनेगी? जब इस RH नेगेटिव पेशेंट के अंदर RH पॉजिटिव का ब्लड डाल दूंगा। अरे इस RH नेगेटिव पेशेंट के अंदर गलती से मिसमैच होकर RH पॉजिटिव का ब्लड चला गया, तो RH पॉजिटिव का ब्लड जब जाएगा इसके अंदर, तो RH पॉजिटिव के पास क्या है? एंटीजन है। RH पॉजिटिव के पास क्या है? एंटीजन है। उसके खिलाफ बॉडी क्या बनाएगी? एंटीबॉडी। अरे मेरी बात समझ में आएगी नहीं? तब एंटीबॉडी बनेगी एंटी RH। क्या बनेगी? एंटी RH बनेगी। अरे क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे नेचुरली एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है RH के लिए, नेचुरली प्रेजेंट। जैसे आरबीसीज के लिए जब ब्लड ग्रुपिंग कर रहे थे, क्या कर रहे थे? जब ब्लड ग्रुपिंग कर रहे थे तो ए ब्लड ग्रुप वाले के लिए एंटीबॉडी बी नेचुरली प्रेजेंट थी प्लाज्मा के अंदर, नेचुरली प्रेजेंट थी प्लाज्मा के अंदर। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होता बालको, यहां पे नेचुरली प्रेजेंट नहीं है कोई भी एंटीबॉडी जब तक RH पॉजिटिव RH नेगेटिव के संपर्क में नहीं आएगा। सॉरी, जब तक RH नेगेटिव RH पॉजिटिव के संपर्क में नहीं आएगा, जब तक RH नेगेटिव के पेशेंट के अंदर RH एंटीजन दिखेगा नहीं, यानी ब्लड ग्रुप मिसमैचिंग होगा नहीं, तब तक इसके अंदर RH नेगेटिव के अंदर एंटीबॉडी बनेगी नहीं। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोलो, क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब समझो मेरी बात, नॉर्मल सी बात बताऊंगा भैया। RH पॉजिटिव वाला, मतलब पॉजिटिव वाला बंदा किस किस से ब्लड ले सकता है? टेक फ्रॉम, किस किस से ब्लड ले सकता है और किस किस को डोनेट कर सकता है, यह बात बड़ी इंपॉर्टेंट है आपको जाननी। इधर देखो, किस किस को यह दे सकता है। अरे भैया RH पॉजिटिव है, इसके अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं है, कोई एंटीबॉडी नहीं है, तो पॉजिटिव वाला भैया पॉजिटिव वाले को भी दे सकता है। सॉरी, पॉजिटिव वाला किस 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 से ले सकता है? किस किस से ले सकता है? तो इसके अंदर एंटीबॉडी है नहीं, तो ऑफ कोर्स सी बात है बेटा, ये RH पॉजिटिव से, मतलब पॉजिटिव वाले से ले सकता है। सेम चीज नेगेटिव वाला, नेगेटिव वाले के अंदर तो एंटीबॉडी तब बनेगी ना जब उसके अंदर पॉजिटिव आएगा। तो यहां तो हम लोग क्या कर रहे हैं? नेगेटिव वाले को दे रहे हैं, पॉजिटिव वाले को दे रहे हैं। तो याद रखना, ये पॉजिटिव से भी ले सकता है बेटा और नेगेटिव वाले से भी ले सकता है। अरे ये पॉजिटिव से भी ले सकता है और नेगेटिव वाले से भी ले सकता है। अरे बात समझ में नहीं, लेकिन ये दे किसको सकता है? दे सिर्फ पॉजिटिव वाले को सकता है। रीजन क्या है? दे सिर्फ पॉजिटिव वाले को सकता है। मान लो ये पॉजिटिव वाले जो है, ये पॉजिटिव वाले को ही दे पाएगा। अगर इसने नेगेटिव वाले को दे दिया तो नेगेटिव वाले में क्या बन जाएगी? एंटीबॉडी बन जाएगी। कौन सी? एंटी-RH। और ये एंटी-RH एंटीबॉडी एंटीजन को मार देगी। कौन से एंटीजन को? RH को। अरे क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन चल जाएगा, आरबीसी टूट जाएंगे, क्लम्प कर जाएगा। अरे क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोलो, अरे ले तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों से सकता है, क्योंकि नेगेटिव वाले पे एज सच एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है। एंटीबॉडी बाद में बनती है। कब बनती है? जब RH नेगेटिव पेशेंट के अंदर RH पॉजिटिव का ब्लड ग्रुप डाल दूंगा। वैसे उसके अंदर एंटीबॉडी नहीं है RH नेगेटिव के अंदर। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? बहुत बढ़िया। अब इधर आके देखो बेटा, कंसेप्ट दे रहा हूं सारे के सारे, कंसेप्ट दे रहा हूं सारे के सारे। इधर देखो भैया, अभी मैं आपको बताऊं ये क्या नाम है, ये किस किस से ले सकता है? टेक फ्रॉम। और किस किस से ये किसको ये डोनेट कर सकता है? किसको ये क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है। अब मेरी बात समझना भैया, किसको ये डोनेट कर सकता है और किससे ले सकता है, ये समझना। अब ये टेक फ्रॉम किससे ले सकता है? अब देखो भाई, ये नेगेटिव वाला है, अगर तो इसने नेगेटिव वाले से लिया तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इसने पॉजिटिव वाले से ले लिया ब्लड, किसने ले लिया? पॉजिटिव वाले से। अरे नेगेटिव वाले ने पॉजिटिव वाले से ले लिया, तो ये पॉजिटिव वाला एंटीजन इसकी जैसे इसके अंदर आएगा RH का, तो इसके खिलाफ एंटीबॉडी बन जाएगी, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो नेगेटिव वाला सिर्फ किससे ले सकता है बेटा? नेगेटिव वाला सिर्फ नेगेटिव से ही ले सकता है। नेगेटिव वाला सिर्फ नेगेटिव से ही ले सकता है। लेकिन देख किस किस को सकता है? अरे भैया दे तो ये पॉजिटिव को भी सकता है और नेगेटिव को भी सकता है। रीजन क्या है? अरे पॉजिटिव को देगा तो कोई मतलब नहीं है, पॉजिटिव को देगा तो क्या होगा? नेगेटिव वाले के पास कोई एंटीजन ही नहीं है, पॉजिटिव वाला पहचानेगा नहीं, बात करता हूं। और नेगेटिव वाले को ले सकता है क्योंकि नेगेटिव तो नेगेटिव है ही। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोलो, अरे बोलो। तो अगर मैं बोलूं, अगर मैं आपको एक कंसेप्ट दूं और कि O पॉजिटिव और O नेगेटिव, अरे O ब्लड ग्रुप वाला क्या, मैंने आपको बताया था, O ब्लड ग्रुप वाला क्या है बेटा? O ब्लड ग्रुप वाला यूनिवर्सल डोनर है। क्या है? यूनिवर्सल डोनर है। अगर ये यूनिवर्सल डोनर है तो ये सबको दे सकता है। तो ऑफ कोर्स सी बात है, अब इसमें भी दो होंगे, या तो O पॉजिटिव होगा
या तो ओ बेटा नेगेटिव होगा। अब ओ पॉजिटिव और नेगेटिव में कौन है? अरे ओ पॉजिटिव और नेगेटिव में से कौन यूनिवर्सल डोनर है ये बता दो मुझे, है ना? चलो मैं आपको बता ही देता हूं, ठीक है ना? तो इधर देखो बेटा, ये ओ पॉजिटिव है, ये क्या है? ओ नेगेटिव है। अब ये देखना क्या है, अगर पॉजिटिव है मतलब इसके पास RH का एंटीजन प्रेजेंट है, RH का एंटीजन प्रेजेंट है। और अगर RH का एंटीजन प्रेजेंट है तो ऑफकोर्स सी बात है इसके पास, इसके खिलाफ इसके पास एंटीबॉडी तो नहीं होगी। ये बात समझ में आती है? बहुत बढ़िया। अगर मैं बोलूं ओ नेगेटिव है, क्या है? ओ नेगेटिव है। ओ नेगेटिव मतलब इसके पास RH एंटीजन है ही नहीं, RH का एंटीजन है ही नहीं। और एंटीबॉडी तो तब बनेगी ना जब इस नेगेटिव के अंदर पॉजिटिव का ब्लड आएगा, नेगेटिव के अंदर पॉजिटिव का ब्लड आएगा तभी तो एंटीबॉडी बनेगी, वरना इसके पास एंटीबॉडी भी नहीं होती। अरे मैंने आपको बता चुका हूं, RH की एंटीबॉडी पहले से प्रेजेंट नहीं है, RH की एंटीबॉडी बाद में बनती है। कब बनती है? जब ब्लड मिसमैच होता है। क्या होता है? मिसमैच होता है। अब मेरी बात समझना, और अगर प्रेजेंट है भी तो कभी ना कभी क्या हुआ होगा बेटा, जब क्या हुआ होगा, अरे क्या बोल रहा था क्या बोल रहा था मैं? हाँ, जब इसके अंदर ब्लड आया होगा तभी एंटीबॉडी इसके खिलाफ बनेगी। अब देखो, ओ पॉजिटिव वाला मैंने आपको पहले ही बताया, ओ पॉजिटिव वाला क्या करता है? ले तो सबसे सकता है, पॉजिटिव से नेगेटिव हो, लेकिन डोनेट सिर्फ किसको कर सकता है? पॉजिटिव को कर सकता है। किसको कर सकता है? पॉजिटिव को कर सकता है। देखो भाई इधर समझना, अब ओ और ग्रुप है, ए को भी दे देगा, बी को भी दे देगा, ए बी को भी दे देगा और ओ को भी दे देगा। किसको दे देगा? ए को भी देगा, बी को भी देगा, ए बी को भी दे देगा और ओ को भी दे देगा। अरे बात समझ में आएगी नहीं? लेकिन सारे के सारे कैसे होने चाहिए? अभी समझाया बेटा, सारे के सारे कैसे होने चाहिए? पॉजिटिव वाले होने चाहिए। सारे सारे क्या होने चाहिए बेटा? पॉजिटिव वाले होने चाहिए। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये ब्लड ग्रुप दे तो सबको देगा, दे तो सबको देगा, लेकिन किस किस को देगा? सिर्फ जिनका ब्लड ग्रुप कैसा होगा? पॉजिटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव और पॉजिटिव होगा। अरे मेरी बात समझ में आएगी? अगर नेगेटिव को दे देगा तो बेटा नेगेटिव में एंटीबॉडी बन जाएगी ना इनके खिलाफ, और वो मार देगी। लेकिन ओ नेगेटिव की बात करूं तो देखो बेटा, ओ नेगेटिव ए नेगेटिव को भी देगा, ए पॉजिटिव को भी देगा, बी नेगेटिव को भी देगा, बी पॉजिटिव को भी देगा। अरे ए बी नेगेटिव को भी देगा, ए बी पॉजिटिव को भी देगा, ओ नेगेटिव को भी देगा और ओ पॉजिटिव को भी देगा। इसलिए बेटा अब तुम देख के बताओ, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव में से कौन सा यूनिवर्सल डोनर है? आंसर इज ओ नेगेटिव। अगर ओ नेगेटिव मिल जाए तो बिना सोचे समझे किसी को भी इसका ब्लड दे सकते हैं। क्या मेरा कंसेप्ट क्लियर हो गया? क्या मेरा कंसेप्ट क्लियर हो गया? ब्लड ग्रुपिंग मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दी है, ब्लड ग्रुपिंग मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है। आई थिंक इससे बेहतर और इससे इजी आपको नहीं मिलेगा। लास्ट टॉपिक, RH इनकम्पैटिबिलिटी। RH इनकम्पैटिबिलिटी, तो जब आप लोग ब्लड ग्रुपिंग चेक करते हो, किसी का भी ब्लड ग्रुप चेक करते हो ट्रांसफर करने से पहले, तो आपको इतना समझ में आ गया, सिर्फ ए बी ओ ब्लड ग्रुप मैच करना जरूरी नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव भी मैच करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्यों? अगर ये मैच ना हो तो एक कंडीशन आती है बेटा, RH इनकम्पैटिबिलिटी। RH इनकम्पैटिबिलिटी, अरे ठीक है, ये न्यूबॉर्न्स में होती है। क्या होती है? न्यूबॉर्न्स में होती है। प्रेग्नेंट लेडीज की अंदर कुछ कंडीशन ऐसी डेवलप हो जाती है जिसकी वजह से बच्चा मरा हुआ पैदा होता है। क्या बच्चा पैदा होता है? मरा हुआ बच्चा पैदा होता है। अरे बात समझ में आएगी? उसे बोलते हैं RH इनकम्पैटिबिलिटी। बच्चे को क्या होता है बेटा इस कंडीशन में? हो जाता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। एरिथ्रो बीमारी क्या है? कंडीशन क्या है? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटैलिस, ये कंडीशन जनरेट हो जाती है बेटा, याद रखना। अब होता क्या है समझना, RH इनकम्पैटिबिलिटी क्या होता है समझना। मान लो भैया ये हमारे पप्पा, ये हमारी मम्मी और ये हमारा फीटस। ये हमारा पप्पा, ये हमारी मम्मी, ये हमारा क्या? फीटस। याद रखना, पप्पा मम्मी में से कोई भी RH पॉजिटिव हो गया, मतलब कोई भी पॉजिटिव हो गया तो बच्चा क्या होता है? पॉजिटिव हो जाता है। बच्चा क्या हो जाता है? पॉजिटिव होता है। अब देखो इधर, पप्पा पॉजिटिव, मम्मी पॉजिटिव, बच्चा भी क्या हो जाएगा बेटा? पॉजिटिव। अरे क्या बात समझ में आई कि नहीं आई? पप्पा नेगेटिव, मम्मी नेगेटिव, बच्चा भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव। पप्पा पॉजिटिव, मम्मी नेगेटिव, बच्चा क्या हो जाएगा? अगेन पॉजिटिव। पप्पा नेगेटिव, मम्मी पॉजिटिव, बच्चा क्या हो जाएगा? अगेन नेगेटिव। अब ये RH इनकम्पैटिबिलिटी जो हो रही है, ये RH इनकम्पैटिबिलिटी क्यों हो रही है? याद रखना, पप्पा का रोल नहीं है इसमें, मेनली मम्मी और बच्चे का देखेंगे। क्या देखेंगे? मम्मी और बच्चे का। तो पप्पा को भूल जाओ। अब इधर देखो, अगर मम्मी और बच्चे में मिसमैच हुआ, RH का क्या हुआ? मिसमैच हुआ, तो बीमारी क्या, कंडीशन क्या हो जाएगी? RH इनकम्पैटिबिलिटी। और कंडीशन क्या आ जाएगी? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। ये क्या होता है अभी समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले देखो, देखो भैया, मम्मी पॉजिटिव, बच्चा पॉजिटिव,
अरे मम्मी पॉजिटिव बच्चा पॉजिटिव, अरे इनकम्पेटिबिलिटी मिसमैच नहीं हुआ ना, नहीं हुआ, कोई कंडीशन दिक्कत नहीं है। मम्मी नेगेटिव बच्चा नेगेटिव, अरे कोई दिक्कत नहीं है, मिसमैच नहीं हुआ। अरे मम्मी मम्मी नेगेटिव पप्पा पॉजिटिव, ओ ओ सॉरी, मम्मी नेगेटिव बच्चा पॉजिटिव, अरे भैया मम्मी नेगेटिव बच्चा पॉजिटिव। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अगेन लास्ट कंडीशन क्या होती है? अरे बच्चा पॉजिटिव और मम्मी नेगेटिव। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे मैं कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? कुछ गड़बड़ हो गई है क्या बेटा? कुछ गड़बड़ हो गई है क्या? इधर देखो, एक सेकंड रुकना। हाँ वही सोचू मैं, क्या गड़बड़ हो गई है? अरे तेरे मतलब बताते नहीं हो यार। एक तो मैं सोचू ये दो कंडीशन कैसे आ रही है। इधर देखो, आ, अरे कोई भी एक पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव, ये भी तो पॉजिटिव होगा। अरे भाई साहब मैं वही सोचू ये दो कंडीशन कैसे पैदा हो रही है भैया, दो कंडीशन कैसे पैदा हो। इधर देखो, मम्मी पॉजिटिव बच्चा पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं, मिसमैच नहीं हुआ। नेगेटिव नेगेटिव, कोई दिक्कत नहीं, मिसमैच नहीं हुआ। इधर देखो पॉजिटिव पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं, मिसमैच नहीं हुआ। बेटा नेगेटिव पॉजिटिव मिसमैच हो गया। अरे नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो गया? देख मिसमैच हो गया। जैसे ही मिसमैच हो गया तो क्या होता है समझाऊंगा बेटा। अरे मिसमैच हो गया ना, अब मिसमैच हो गया तो क्या हो गया समझना। मिसमैच होने पे क्या कंडीशन होती है समझना। देखो भैया, मान लो मम्मी की फर्स्ट प्रेगनेंसी थी। मम्मी की क्या थी? फर्स्ट प्रेगनेंसी थी। याद रखना, अगर मम्मी नेगेटिव है, अरे मम्मी नेगेटिव है, कहां गया? मम्मी नेगेटिव है, बच्चा पॉजिटिव है, कंडीशन क्या आती है? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। कंडीशन क्या आ जाती है? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। इसका मतलब क्या होता है, इसमें क्या होता है क्या नहीं होता सब समझाऊंगा, बस वेट करना। मान लो बेटा फर्स्ट प्रेगनेंसी है, क्या है? फर्स्ट प्रेगनेंसी। अब फर्स्ट प्रेगनेंसी में क्या होता है देखो, मान लो बेटा ये मम्मी का प्यारा सा बड़ा सा थोड़ा सा पेट है, ठीक है। इस पेट के अंदर हमारा फीटस डेवलप कर रहा है। हमारा क्या कर रहा है बेटा? फीटस डेवलप कर रहा है, ठीक है। अब याद रखना, मम्मी है बेटा पॉजिटिव, सॉरी मम्मी है बेटा नेगेटिव, मम्मी क्या है? नेगेटिव, और बच्चा क्या है बेटा? आर एच पॉजिटिव। बच्चे के पास आर एच एंटीजन है लेकिन मम्मी के पास आर एच एंटीजन नहीं है। हाँ, मम्मी के पास आरएच के खिलाफ अभी एंटीबॉडी भी नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया था, आरएच पॉजिटिव के खिलाफ, आरएच के खिलाफ एंटीबॉडी तब बनेगी जब ये आरएच पॉजिटिव का ब्लड आरएच नेगेटिव के ब्लड के कांटेक्ट में आएगा। तो पहली प्रेगनेंसी चल रही, आरएच मम्मी बच्चे का ब्लड और मम्मी का ब्लड एक साथ मिक्स नहीं होता है बेटा। क्यों? क्योंकि इनके बीच में बेटा बैरियर होता है जिसे बोलते हैं प्लेसेंटा। क्या होता है? एक बैरियर होता है जिसे बोलते हैं बेटा प्लेसेंटा। इनके बीच में न्यूट्रिशन तो एक्सचेंज हो जाता है, लेकिन प्लेसेंटा जो है ब्लड को मिक्स होने नहीं देता। ब्लड एक्ट एज अ बैरियर, जहां पे न्यूट्रिशन एक्सचेंज हो जाएगा, वेस्ट मटेरियल एक्सचेंज हो जाएगा, लेकिन इनके ब्लड वेसल्स से आपके ब्लड कभी भी लीक नहीं होते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं? अब 9 महीना बीत गया। क्या बीत गया? 9 महीना बीत गया। 9 महीने बीतने के बाद क्या होता है, जब बेबी को बाहर निकाल रहे होते हैं, प्लेसेंटा अम्बिलिकल कोड को कट करते हैं, तो होता क्या है, कुछ ब्लड का अमाउंट फीटस का मम्मी के ब्लड में मिक्स हो जाता है। अरे क्या होता है? मम्मी के ब्लड में मिक्स हो जाता है, ठीक है। जैसे ही मम्मी के ब्लड में मिक्स होने लगता है, तो मम्मी का ब्लड ग्रुप था आर एच नेगेटिव, है ना, और बच्चे का था आर एच पॉजिटिव, तो मम्मी के ब्लड के अंदर बच्चे का ब्लड मिक्स होता है, यानी आर एच पॉजिटिव, यानी मम्मी के ब्लड में आर एच एंटीजन पाया जाता है। जैसे ही आर एच एंटीजन पाया जाता है, तो हमारी मम्मी जो होती है, जो फीमेल है, वो रिलीज करती है बेटा इसके खिलाफ एंटीबॉडी। इसके खिलाफ क्या रिलीज करती है? एंटीबॉडी। उस एंटीबॉडी को बोलते हैं आईजीएम। क्या बोलते हैं? आईजीएम। मगर ये आईजीएम क्या होती है बेटा? एक तो क्या होता है, इसका साइज थोड़ा बड़ा होता है। इसका साइज क्या होता है? बड़ा होता है। और बेटा ये प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर पाती, ये प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर पाती, इसलिए पहली प्रेगनेंसी में बच्चा इजिली बाहर आ जाता है। बच्चा क्या करता है? इजिली बाहर आ जाता है। दूसरी बात ये भी कह सकते हैं कि ये जो एंटीबॉडी बनी है एंटीजन के खिलाफ, किसके खिलाफ? आरएच एंटीजन के खिलाफ, ये थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है, धीरे धीरे बनता है। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं? तो धीरे धीरे बनता है, तब तक तो बच्चा बाहर खींच लिया जाता है, तो कोई दिक्कत ऐसा नहीं होती। पहली प्रेगनेंसी नॉर्मली हो जाती है, लेकिन पहली प्रेगनेंसी होने के बाद एंटीबॉडी अगली बार तैयार है, आईजीएम एंटीबॉडी तैयार है कि अगली बार ऐसा कुछ कंडीशन हुई तो भैया मैं अब की बार इसको छोड़ूंगा नहीं। अरे क्या मेरी बात समझ में है कि नहीं? नेक्स्ट कंडीशन मान लेते हैं। नेक्स्ट दोबारा क्या हुआ बेटा? सेकंड प्रेगनेंसी हो गई। क्या हो गई? सेकंड प्रेगनेंसी हो गई। अरे बात समझ में है कि नहीं? अब ये सेकंड प्रेगनेंसी क्या होता है, मेरी बात समझना। ये सेकंड प्रेगनेंसी में क्या हुआ?
अगेन बेचारी मम्मी की किस्मत खराब थी, अगेन मम्मी तो अभी भी RH नेगेटिव थी, लेकिन बच्चा अगेन इस बार क्या हुआ, RH पॉजिटिव। बच्चा अगेन क्या हुआ, RH पॉजिटिव। अब की बार मम्मी के पास, मम्मी रेडी थी, मम्मी के पास IgM रेडी था, लेकिन मम्मी को पता था कि IgM प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर पाता, क्योंकि प्लेसेंटा का साइज, सॉरी IgM का साइज थोड़ा बड़ा है, तो प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर पाता। तो ये हमारा इस बार IgM नहीं बेटा, IgG रिलीज करती है। क्या रिलीज करती है, IgG रिलीज करती है। और ये IgG अब की बार, ये एंटीबॉडी G जो होती है बेटा, ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है और पहुंच जाती है किसके पास, प्लेसेंटा, सॉरी फीटस के पास पहुंच जाती है। फीटस के आरबीसीज पे जो ये RH का एंटीजन है उस पे बाइंड करती है और इन आरबीसीज को तोड़ने लगती है। अरे क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, इन आरबीसीज को तोड़ने लगती है। तो बच्चे को क्या लगता है, अब बच्चे के अंदर क्या हुआ, खून की कमी होने लगी, अरे बच्चे के अंदर आरबीसीज टूटने लगेंगे। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं, अगर आरबीसीज टूटने लगेंगे तो हमारी बच्चे का बॉडी क्या कहेगा, ओ शिट आरबीसीज तो टूट रहे, मुझे और आरबीसीज डालने पड़ेंगे। लेकिन आरबीसीज क्या होते हैं बेटा, एरिथ्रोसाइट्स। आरबीसीज क्या होते हैं बेटा, एरिथ्रोसाइट्स होते हैं, है ना। अब एरिथ्रोसाइट्स आपको पता है ऐसे नहीं बन जाता, पहले बनता है एरिथ्रोब्लास्ट, फिर रेटिकुलोसाइट, ऐसे करके स्टेजेस होते हैं, उसके बाद एक आपका मैच्योर एरिथ्रोसाइट बनता है। लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है, मैच्योर होने का टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि बॉडी के अंदर, बच्चे के अंदर ब्लड की कमी होती जा रही है। तो हमारा जो बोन मैरो होता है वो एरिथ्रोसाइट नहीं भेजता, आपकी बात वो सीधा सीधा इमैच्योर एरिथ्रोब्लास्ट को भेजने लग जाता है। एरिथ्रोब्लास्ट सीधा सीधा हमारे ब्लड वेसल्स में, बच्चे के ब्लड वेसल्स में बढ़ने लग जाते हैं, है ना। तो आरबीसी जो क्या बोलते हैं, बच्चे के अंदर आपके पास एरिथ्रोसाइट नहीं बढ़ा रहे हैं, बढ़ क्या रहा है, एरिथ्रोब्लास्ट। अब ये एरिथ्रोब्लास्ट तो बेटा इमैच्योर है, प्रिकर्सर सेल है एक तरीके का। अरे बात समझ में आई कि नहीं है, इनके अंदर हेमोग्लोबिन नहीं होता है, इनके अंदर हेमोग्लोबिन वगैरह नहीं होता है ना। इसलिए इस कंडीशन को बोलते हैं बेटा एरिथ्रोब्लास्टोसिस। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई, एरिथ्रोब्लास्टोसिस। और ये एरिथ्रोब्लास्टोसिस, जो एरिथ्रोब्लास्ट आपके शरीर में, आपके ब्लड के अंदर बढ़ते जा रहे हैं, एरिथ्रोसाइट नहीं, आरबीसी नहीं बढ़ रहे हैं, टूट आरबीसी रहे और बड़ा एरिथ्रोब्लास्ट रहे, तो गड़बड़ है ना। इसलिए बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस। और ये बड़ा खतरनाक है बेटा, फिटैलिस, बहुत खतरनाक है ये, मरने की मौत की कंडीशन है ये, फिटैलिस। अरे मेरी बात समझ में है कि नहीं, इसी वजह से जो बच्चे पैदा होते हैं बेटा वो होते हैं स्टिल बर्थ। कैसे पैदा होते हैं, अरे स्टिल बर्थ पैदा होते हैं ये लोग, स्टिल बर्थ मतलब मरे हुए बच्चे। कैसे, मरे हुए बच्चे, क्योंकि उनके अंदर क्या हो जाता है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटैलिस। क्या क्या कंडीशन देखने को मिलती है, क्या क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं इसके अंदर, सोचो। अरे आरबीसी टूट रहे, आरबीसी टूट रहे तो क्या होगा बेटा, एनीमिया, एनीमिया होगा। और एनीमिया छोटा मोटा एनीमिया नहीं बेटा, सीवियर एनीमिया होगा, सीवियर। अरे खून की बहुत ज्यादा कमी। और अगर ब्लड टूट रहा तो क्या होगा बेटा, जॉन्डिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जॉन्डिस। अभी जब ब्लड टूटता है ना तो पिगमेंट्स निकलते हैं, बिलीरुबिन वगैरह के पिगमेंट बनते हैं, तो वो बिलीरुबिन क्या है, येलो कलर का होता है। क्या होता है, येलो कलर का। तो एनीमिया, जॉन्डिस, ऐसे आपको सिम्टम देखने को मिलेंगे। और बच्चा स्टिल बर्थ पैदा होगा। बच्चा कैसे पैदा होगा, स्टिल बर्थ पैदा होगा। आई थिंक आपको RH इनकम्पेटिबिलिटी भी समझ में आ गया होगा। एक बार इसको एनसीईआरटी से रीड कर लेते हैं ताकि हम लोग इस टॉपिक को क्या कर सके, खत्म कर सके। इसी में आपको बताऊंगा, एनसीईआरटी में लिखा हुआ कि कैसे इस कंडीशन को रोक सकते हैं। चलो बेटा स्टार्ट कर रहा हूं। देखो इधर देखो, कलर चेंज करेंगे, बहुत देर से कलर सेम है। एंटीजन, अनदर एंटीजन जिसे बोलते हैं RH एंटीजन, वो भी आपके कहां देखने को पड़ा, मैंने आपको रीजस मंकी में, ठीक है ना। आपको ये भी कहां देखने को मिलता है, आरबीसीज में। नियरली 80% में आपको देखने को मिलेगा। सच इंडिविजुअल्स को बोलेंगे RH पॉजिटिव, और जिनमें एंटीजन नहीं होगा उनको बोलेंगे RH नेगेटिव। एक RH नेगेटिव पर्सन जो होगा, जब RH पॉजिटिव के ब्लड के एक्सपोज आएगा उसको, तब वो बनाएगा एंटीबॉडी। उससे पहले उसके अंदर एंटीबॉडी नहीं होती। किसके खिलाफ, RH एंटीजन के खिलाफ। मैं आपको बार बार बोल चुका हूं, है ना। इसलिए RH ग्रुप को भी हमें मैच करना चाहिए बिफोर ब्लड को ट्रांसफ्यूजन। एक स्पेशल केस आपको बताने जा रहे हैं जिसे बोलते हैं RH इनकम्पेटिबिलिटी, यानी मिसमैचिंग, जो ऑब्जर्व की गई थी जब RH नेगेटिव थी, प्रेग्नेंट मदर जो थी वो RH नेगेटिव थी, और उसके अंदर जो बच्चा था वो था RH पॉजिटिव। तो RH एंटीजन जो था फीटस का, वो एक्सपोज नहीं होता RH नेगेटिव, वो ब्लड के पहले प्रेगनेंसी में एक्सपोज नहीं होता, क्योंकि वो इजिली वेल सेपरेटेड होते हैं प्लेसेंटा। क्या होते हैं, प्लेसेंटा से वेल सेपरेटेड होते हैं, मैंने आपको पहले बताया। अरे बात समझ में आई कि नहीं? हाँ, जब डिलीवरी हो रही होती है फर्स्ट चाइल्ड की, तो एक पॉसिबिलिटी होती है कि जो मां का ब्लड है, मैटरनल ब्लड है, उसका स्मॉल अमाउंट RH पॉजिटिव वाला जो है वो फीटस का जो ब्लड है RH पॉजिटिव वाला, वो एक्सपोज हो जाए RH नेगेटिव को। उस केसेस में जो हमारी मदर होती है वो स्टार्ट करती है प्रिपेयरिंग एंटीबॉडीज अगेन RH एंटीजन इन हर ब्लड। अब उनके खिलाफ RH एंटीजन बनता है, एंटीबॉडी बनता है RH एंटीजन के खिलाफ।
है ना। अब जो मान लो सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी, दोबारा प्रेगनेंसी होती है, तो आरएच एंटीजन जो है ब्लड का, मदर का आरएच नेगेटिव, वो लीक करता है किसके अंदर, ब्लड ऑफ दी फीटस के अंदर, और डिस्ट्रॉय करता है फीटल की आरबीसी को। और ये क्या होता है बेटा, इस कंडीशन की वजह से ये कंडीशन फेटल होती है और टू द फीटस, है ना, और सीवियर एनीमिया और जॉन्डिस कर देती है बेबी को। इस कंडीशन को बोलते हैं बेटा एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। यही सब तो मैंने बताया। अरे बात समझ में कि नहीं। हाँ, इसको हम अवॉइड कर सकते हैं, इसको हम अवॉइड कर सकते हैं। कैसे अवॉइड कर सकते हैं, जब पहली बारी मां के अंदर एंटीबॉडीज बनी थी आरएच के खिलाफ, है ना, उस टाइम पे हम लोग मां के अंदर क्या कर सके, इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी, जैसे बच्चे की डिलीवरी हुई फर्स्ट चाइल्ड की, है ना, तुरंत उसके अंदर एंटी आरएच एंटीबॉडीज डाल दो। अरे आरएच एंटीबॉडी के भी एंटी, तो एंटी आरएच एंटीबॉडीज डाल दो टू द मदर इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड। ठीक है, इमीडिएटली अगर डाल दोगे तो वो एंटीबॉडीज जाके उनको, वो एंटी आरएच एंटीबॉडी क्या करेगी, जाके उस एंटीबॉडीज को जाके मार देगी, और आपकी मम्मी के अंदर, मदर के अंदर वो जो आरएच एंटीबॉडीज है वो खत्म हो जाएंगे, ताकि अगली प्रेगनेंसी इजीली हो जाए। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? आई थिंक आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। और अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए ओके, बाय बाय।